नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के लिए आकलन परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के। तो आज हम यहां पर इसमें चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आपको हम बता देते हैं, यदि आप आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहां पर टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लेकर के आपके लिए आए हुए हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 3 6 से 8 शिक्षक के लिए यह होगा इतिहास का प्रश्न पत्र, जिसमें टॉप 50 व 19 प्रश्न होंगे और यह जैक मॉडल पर आधारित होगा। तो आपको बता दें, यदि इतिहास में आप टोटल नंबर लाना चाहते हैं 101%, तो आपको यहाँ पर जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित बनाए हुआ नोट्स केवल 30 रुपये में दिए जा रहे हैं। आप यहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पर बना हुआ है। अब आपको बता दें, यदि आप आकलन परीक्षा में 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं और 100% सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप आज ही यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न पत्र, चाहे आप सामाजिक विज्ञान के हो या यहाँ पर आपका जो है विज्ञान के हो, या आपको इतिहास का नोट्स चाहिए, भूगोल का नोट्स चाहिए, ज्योग्राफी का नोट्स चाहिए, जिसका भी चाहिए सबका नोट्स यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित पाठ्यक्रम पर चैप्टर वाइज बना दिया गया है, जहाँ से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। और वो भी केवल 30 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। और यदि पूरी तैयारी आपको करना है तो 351 रुपये में आपको यहाँ पर मिल रहा है कोर्स, जिसको आप परचेज करके यदि आप पढ़ लेते हैं तो 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक आप अवश्य बन जाएंगे और 101% सफलता आपको कदम चूमेगा। तो अभी देख रहे हैं हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और यहाँ पर टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यक्रम पर आधारित हाथ से लिखा हुआ नोट्स प्राप्त करें। और सारी क्लासेज में जुड़ने का जो फी है वो आपका 351 रुपये। तो चले चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। हम आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर के जुड़ चुके हैं, जो आपके जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक यानी कह लीजिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पीडीएफ होगा। और यह आपका क्लास 7 एक्सरसाइज 3 इतिहास का सेक्शन का होगा। तो हम आपको बता दिए, जैक ने स्पष्ट घोषणा कर दिया है कि आपके सारे प्रश्न जो हैं टेक्स्ट बुक से आने वाले हैं। तो आप टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स और पीडीएफ को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ आपका टेक्स्ट बुक पर ही केवल तैयार किया गया है। तो यदि आप कहीं का भी नोट्स लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप इस नोट्स को भी जरूर ले लेंगे। आपको बता देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में आप हिस्ट्री का नोट्स यहाँ से हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और सारे हिस्ट्री जो आपका 6, 7, 8 का है वो आप यहाँ से पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो आप अभी कभी लेकर के जरूर जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और पीडीएफ को देखना नहीं भूलेंगे यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आज हम इसके अंतर्गत जो क्लास 7 का एक्सरसाइज 3 है उसमें दिल्ली सल्तनत के सारे प्रश्नों को दिया गया है। तो दिल्ली सल्तनत, इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रश्न आपका एनसीईआरटी से निकला हुआ, और यहीं से देखिएगा आपका सारे प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासक कब से कब तक माने जाते हैं ये आपको बताना है। 1206 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1306 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, या 1506 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल जो माना जाता है वो देखिए आपका शुरुआती 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का काल जो है वो दिल्ली सल्तनत का माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन सा हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या कोई नहीं? तो देखिए, यह प्रश्न भी बार बार आपको पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन हुआ। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की यदि हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले वंश की यदि हम देखेंगे तो वो आपका है, देखिए, गुलाम वंश या ममलुक वंश जिसको हम लोग कहते हैं, ये गुलाम वंश चला जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा ट्रिक आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम किस प्रकार से रहा। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाया है आप लोगों के लिए कि जीके तुम्हारा शायद लो है। इससे आप क्या याद कर रहे हैं? तो इससे आपको याद हो जा रहा है दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम, यानी सबसे पहले कौन शासन किया, दूसरा बार कौन शासन किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 5 वंशों का जो शासन उसका क्रम है। तो देखिए, जी का मतलब है गुलाम वंश, यानी सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश हुआ गुलाम वंश। और गुलाम वंश की समाप्ति के बाद के से देखिए हुआ खिलजी वंश। उस बाद खिलजी वंश का शुरू किया गया और खिलजी वंश की समाप्ति के बाद जो है तुगलक वंश आया, और तुगलक वंश की समाप्ति के बाद सैयद वंश आया, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया, और लोधी वंश के बाद जो है यहाँ पर जो आपका है दिल्ली सल्तनत वो समाप्त हो गया और वो जो है आपका मुगल काल चलने लगा। तो इस तरह से लोधी वंश तक के सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हमको बता दे रहे हैं। इस तरह से आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने शासन किया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने शासन किया, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने शासन किया, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश ने शासन किया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था आपको बताना है। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो आपका जीके यानी गुलाम वंश से शुरू हुआ और गुलाम वंश की स्थापना जो किया वो था देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का बागडोर संभाला? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक गुलाम था, वो मोहम्मद गोरी गौर की जो शासक थी उसका, तो मोहम्मद गोरी जो है उसकी यहाँ पर 1206 ईस्वी मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ममलूक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ममलूक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? बहुत बड़ा है वो प्रश्न है और देखिए आपको किताब का है, इसलिए किताब देखना नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। किताब का नोट्स लेना नहीं भूलेंगे क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आपको छपेंगे तो छपेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबल या कोई नहीं। तो ममलूक वंश या गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया और किसने इसका समाप्ति किया? ये दो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य किया गया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई? आपको बताना है कि चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी। यह प्रश्न 1001 बार पूछा गया है और आपके टेक्स्ट बुक में ही यह प्रश्न था। ठीक है, तो चौगान या पोलो खेलते वक्त जो है वह शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान या पोलो खेलते वक्त एकदम याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो देखिए नोट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए जो हमारे पास से परचेज करते हैं। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? VVI क्वेश्चन नहीं बल्कि MVVI क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो आपका है देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ क्या है ये भी पूछा जाता है। तो इसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। 40 दासों का संगठन तुर्कान ए चहलगाम का गठन किसने किया? 40 दासों का संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तो ये आपका क्या है? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है देखिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 दासों का संगठन का एक समूह बनाया जिससे 40 दल कहा जाता है। चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत में किस शासक के समय आया था? चंगेज खां 1221 ईस्वी में किस शासक समय आया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो चंगेज खां जो है 1221 ईस्वी में भारत जो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का चलाया था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का चलाया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने चलाया था शुद्ध अरबी सोने का सिक्का। एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत किसने किया? सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या सभी। तो देखिए सिजदा एवं पैबोस की जो आपकी ईरानी प्रथा थी उसका शुरुआत जो है वो बलबन की तरफ से किया गया था। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक या वंश या सैयद वंश। तो देखिए अभी हमने आपको ट्रिक बताया था, याद रखना है कि जीके तुम्हारा शायद लो है। ठीक है, तो जी से गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद शायद, शायद से सैयद वंश और लो का मतलब लोधी वंश। इस तरह से शासक का क्रम चल रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश। तो गुलाम वंश के बाद जिसका शासक हुआ वो आपका देखिए हो गया खिलजी वंश। ठीक है, आगे प्रश्न है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद इमरान खिलजी या सभी। ठीक है, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो देखिए था आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से 1296, 1285 से लेकर के 1326 और 1275 से 1285 ईस्वी तक या कोई नहीं। तो देखिए खिलजी वंश का जो शासन रहा वो आपका रहा यहाँ पर 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक।
सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? ये बहुत बार प्रश्न आया है कि सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? तो देखिए यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है, बलबन है या इल्तुतमिश। देखिए आपका किताब का है और अब तक 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही चाहिए, चाहे आप जिस किसी का भी एग्जाम देना चाहते हो। तो सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत जो किया गया है वो आपका यहाँ पर किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के तरफ से। आगे है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या कोई नहीं? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण किया गया है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और देखिए यही आपका प्रश्न जेटेट में आया हुआ था और बहुत लोगों का कहना था कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आपको हम बता देते हैं 101% किताब से ही आएगा, कहीं से नहीं आएगा। कहीं हाथ पाँव मत मारिए, किताब का चीज़ पढ़ लीजिए, 100% आपका मार्क्स आने वाला है। कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन बर्नी ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने? तो देखिए कम जो तौलता था उसका मांस काट लेने का आदेश जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से दिया गया था। किसके तरफ से दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यह आदेश दिया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या बाबर? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित किया? दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, दौलताबाद, गयासुद्दीन तुगलक या बाबर? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद जो परिवर्तित कर दिया वो आपका था गयासुद्दीन तुगलक। कौन क्या था? गयासुद्दीन तुगलक ने परिवर्तित किया था। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न तुता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो इब्न तुता था वो किसके शासनकाल में आया था? ये प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया? रेहला, हेपरा, छतरपुर या लहेरा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन जिस पुस्तक में किया गया है देखिए उसका नाम है रेहला। क्या है उसका नाम? रेहला। राइट आंसर ए होगा। फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या सभी? तो देखिए फिरोजाबाद और जौनपुर शहर को जो बसाने वाला था वो आपका फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज से फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोजाबाद और फिरोज से फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोजाबाद से रखेगा फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो जी के तुम्हारा शायद। ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद कौन सा हुआ? तो जी के, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, शायद, शायद से सैयद वंश। यानी तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो सैयद वंश का हो गया। इसका राइट आंसर सी हो गया। सैयद वंश का संस्थापक किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या खिज्र खां ने? तो सैयद वंश का जो स्थापना किया वो आपका था खिज्र खां। कौन था? देखिए अब हम आपको बता दें, यदि इसके संस्थापक, दिल्ली वंश के संस्थापक का नाम का यदि ट्रिक चाहिए तो आप वीडियो देखने के बाद हमको जरूर जो है कमेंट कीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक है, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक, यहाँ पर खिलजी वंश का संस्थापक तुगलक वंश का, यदि उसका ट्रिक है तो हमें दीजिए। तो हम ट्रिक रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, आपके सिर्फ कमेंट का इंतजार। आप जैसे कमेंट कीजिएगा कि हमको इसका ट्रिक चाहिए तो हम ट्रिक आपको तुरंत डाल देंगे। ठीक है, तो ट्रिक के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा तो आपको ट्रिक मिल जाएगा इसके संस्थापक का। जैसे अभी दिल्ली सल्तनत के शासक का ट्रिक मिला आपको, जी के तुम्हारा शायद लो है, उसी तरह से संस्थापक का भी ट्रिक आपको मिल जाएगा, बस कमेंट कीजिएगा। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश? ठीक है, तो शायद लो है, आपको बताया था लो का मतलब लोधी वंश। तो सैयद वंश के बाद जिस वंश का शासन हुआ वो था आपका देखिए लोधी वंश। ठीक है, कौन था? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में अंतिम शासक कौन हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम जो हुआ जी के तुम्हारा शायद लो, यानी लो से हो गया लोधी वंश, यानी लोधी वंश था। ठीक है, लोधी वंश का स्थापना किसने किया? बलबन ने, इब्राहिम लोधी ने, बहलोल लोधी ने या कुपारा लोधी ने? ठीक है, तो लोधी वंश का जो स्थापना किया वो किसने किया यहाँ पर? तो वो आपका था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। अगला यहाँ पर हो जाएगा आपका बहलोल लोधी था। आगे प्रश्न है यहाँ पर, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका यहाँ पर इब्राहिम लोधी था।
दिल्ली सल्तनत का अंतिम कौन शासक हुआ जिसने बाबर के साथ युद्ध किया? तो बाबर के साथ जो युद्ध हुआ वो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी इसका ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस नए राजवंश का उदय हुआ? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश। तो मुगल वंश का उदय हो गया यहाँ पर और मुगल वंश का चलते चला। किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया? तेराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत? तो पानी का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर का जीत हुआ। बाबर का जीत होने के साथ ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य नए साम्राज्य का हुआ, बाकी इधर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, अभी हमने बताया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अब हम आपको बता दें प्यारे शिक्षक बंधु, आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं से प्रश्न छपने वाला नहीं है। आप अभी के अभी यहाँ पर जितना टेक्स्ट बुक पर आधारित जो प्रश्न देख रहे हैं उसका नोट्स और पीडीएफ यदि चाहिए तो आप अभी ले लीजिएगा। 30 रुपए में आपको यहाँ से सारे सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ मिल रहा है। प्रत्येक सब्जेक्ट 30 रुपए आपको दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज में भी जुड़ सकते हैं जिससे 101% सफलता रहे। चाहे आप वो पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, इससे बेस्ट आपको कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।